आप सभी का स्वागत है आशा किरण फेसबुक लाइव पर और मेरा नाम हानिश्री है और मैं आज आप सभी को वेलकम करती हूँ हमारे शो पे आशा किरण फेसबुक लाइव पर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। और हमारे साथ हिमांशु आनंद जुड़े हुए हैं जो इस OCD नाम की बीमारी से पहले खुद ही ग्रसित थे और आज हम उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनेंगे कि कैसे OCD उनकी लाइफ में आया और कैसे उनकी लाइफ पर धीरे धीरे इफ़ेक्ट करना स्टार्ट किया और वो इन सारी चीज़ों के बावजूद कैसे OCD से बाहर निकले। और मैं आपको इससे पहले हम उनसे इंट्रोड्यूस करवाएं उससे पहले मैं आपको OCD के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। OCD होती क्या है? ऑब्सेसिव मतलब होता है एक्सक्लूसिव थॉट्स जो हमारे दिमाग में अराइज होते हैं और कंपल्सिव मतलब होता है रिपीटिंग बिहेवियर। वही पैटर्न को वही थॉट्स को हम अगर बार बार करते हैं उसको ऑब्सेसिव और कंपल्सिव बोलते हैं। ये एक तरह की इट इज़ लाइक दैट कि इट इज़ द अनरीजनेबल थॉट एंड फियर दैट लीड्स टू द कंपल्सिव बिहेवियर। मतलब कि एक ऐसा थॉट होता है हमारे दिमाग में जो बार बार हम लोगों के अंदर एक फियर जनरेट कर देता है कि अगर हम वो काम नहीं करते हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए हम एक ही काम को बार बार करते हैं जब तक हम लोगों को हमारा या उस पेशेंट का जिसको OCD है उसका ये डर ना ख़त्म हो जाए कि अब सब कुछ सही हो गया है। पर ये डर ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन सिर्फ एक टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम तक होती है, पर ये बिहेवियर ये थॉट फिर से अराइज होता है और फिर से वही काम एक पैटर्न में इंसान करने लगता है अपने आप को देखने के लिए। और आइए हम हिमांशु से पूछते हैं। पहले तो हिमांशु आपका स्वागत है हमारे आशा किरण फेसबुक लाइव पेज पर। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि आप हैं कौन, आप कहाँ से हैं और आपकी ज़िंदगी में अभी आप क्या कर रहे हैं, आप सब बता सकते हैं। My name is Himanshu Anand. I am living in Delhi. I am a music teacher in school. और मैं बताना चाहूँगा कि इस परेशानी ने मेरी लाइफ पे एक गहरा प्रभाव डाला और ये बात तब की है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था। अराउंड 1996 की बात है ये। और एक दिन मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था और मैं कुछ चीज़ों को फॉलो करते हुए क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंचा और जब मैं वहां पहुंचा तो हम मैच जीत गए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने शायद जो कुछ इससे पहले किया था उसको करने की वजह से हम मैच जीत गए और मैंने इसी पैटर्न को फॉलो करना शुरू किया। जो मैं काम करके उस ग्राउंड में पहुंचा था उन्हीं कार्य को दोबारा से मैंने करना शुरू किया। और ऐसे सिर्फ वही काम नहीं थे पर मैंने उस दिन में जितने काम किए थे, लाइक जिस कलर के मैंने कपड़े पहने थे मैंने कोशिश की मैं उसी कलर के कपड़े पहनूं। जो कपड़े मैंने पहने थे मैं उनको अपने फेवरेट क्लोथ समझ के हर बार कुछ अच्छा काम करने जाता था तो मैं उसको पहनता था और मुझे लगता था कि इन कपड़ों को पहनकर मेरी लाइफ अच्छी होगी या मेरे साथ कुछ अच्छा पॉजिटिव होगा। और मैंने उन चीजों को कैच करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से मुझे लगता था कि मेरा दिन अच्छा जा रहा है। एग्जाम में मैं कुछ चीज़ों को लेकर जाया करता था तो मुझे लगता था कि इनको ले जाने की वजह से, इस पेन को ले जाने की वजह से, इस पेंसिल को ले जाने की वजह से मेरा एग्जाम अच्छा होगा, तो मैं उन्हीं को फॉलो करता रहा। और ये चीज़ मेरी लाइफ में बढ़ती जा रही थी। मेरे उन काम करने के पैटर्न्स बढ़ते जा रहे थे, काम करने के तरीके बढ़ते जा रहे थे, मेरे लाइफ स्टाइल जो था वो चेंज होता जा रहा था और मैं एक अपनी ही अलग दुनिया बनाता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा करने से अपनी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरी लाइफ में कुछ बेटर हो जाएगा या फिर कुछ चीज़ों में मैं कुछ अच्छा करने पाऊंगा। लेकिन वो धीरे धीरे करके मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करते जा रहे थे। लाइक मैं अगर स्कूल में था तो मुझे लगता था कि मैंने अगर कल किसी से बात करी है तो मैं आज फिर उससे बात करूंगा तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। मैंने अगर कल किसी को अपनी वाटर बॉटल से पानी पिलाया है तो मैं आज भी किसी को पिलाऊंगा तो वो दिन अच्छा जाएगा। या मैं कॉरिडोर में जिस रास्ते से गया हूँ उसी रास्ते से जाऊंगा तो मेरा दिन अच्छा होगा। मैं डेस्क पर जिस जगह से होकर बैठा हूँ अगर मैं उसी वे में ही जाऊंगा तो मेरा दिन अच्छा होगा। और ऐसे बहुत सारे काम थे जो मैं किया करता था पर मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये सब काम करने की वजह से मेरा दिन अच्छा जा रहा है और अपनी चीजों को अच्छा करने के उस चक्कर में मैं उस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम में घुसता जा रहा था।
ये बात किसी को पता नहीं थी कि मैं इन चीजों में फंस रहा हूं या फिर मैं इन सब चीजों से होके गुजर रहा हूं, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ की चीजें थी और मैं किसी को ये शो भी नहीं होने देता था कि मेरे साथ कुछ चीजें ऐसी हैं। फिर उन चीजों ने मेरे माइंड को कैच करना शुरू किया, मेरे माइंड को कंट्रोल करना शुरू किया और मैं उन काम को करने लगा जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। जैसे कि अगर मैं घर पे आ गया हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा नीचे जाना चाहिए और अपने उन कामों को दोबारा से करना चाहिए, जैसे कि वॉल को टच करते हुए आना है, जैसे कि अपने घर से बॉल को नीचे फेंकना है, देन उसे अगेन लेके आना है, या फिर किसी से बात करनी है या किसी ने आवाज दी है तो उसकी बात को सुनना है। और मैं ऐसे छोटे छोटे काम थे जिनकी वजह से मैं अपनी उस प्रॉब्लम में फंसता जा रहा था। पर इन चीजों में होने की वजह से मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होने लगी। मैं अपने स्कूल में अपनी स्टडी में वीक होने लगा, क्योंकि मैं जो टीचर कराया करती थी मैं उसकी एक एक वर्ड की स्पेलिंग को टैली किया करता था और 1 बाय 1 वर्ड्स टैली करने की वजह से मैं स्टडी में पीछे होता गया, मेरा स्टडी से मन हट गया। यहां तक नौबत आ गई कि मैंने अपना स्कूल छोड़ने की सोच ली थी कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे वो चीजें डिस्टर्ब कर रही थी। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ओसीडी आपके साथ कैसे शुरू हुआ? ये डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आपके साथ कैसे इसकी शुरुआत हुई आपके जीवन में? Thank you, Hanishri, to giving me chance to share my testimony on your page, Asha Ki Kiran. I hope this session will bless many. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, ये तकलीफ या ये बीमारी मुझे कई साल पहले थी और इस तकलीफ ने मेरी लाइफ पर एक गहरा प्रभाव डाला और मैं कोशिश करता हूं कि अपनी इन बातों को शेयर करके मैं उन लोगों को जो ओसीडी में होके चल रहे हैं उन्हें बाहर निकाल सकूं। और क्योंकि ये तकलीफ ऐसी नहीं है कि हमें कहीं चोट लगी और हमें चोट दिखाई दे जाती है, ये उसकी तरह नहीं होती कि हमें सब दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ क्या चल रहा है, पर ये एक ऐसी तकलीफ है जो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ है। और बहुत से लोग इस ओसीडी में होके चल रहे होते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, बिकॉज ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो दिखाई दे, पर ये लाइफ में इंसान के साथ चल रही होती है और उसकी लाइफ को खराब कर रही होती है और उसे पता भी नहीं चलता। तो मैं आशा करता हूं कि जैसे आपका पेज का नाम है आशा की किरण, कि ये बहुत से लोगों की लाइफ में एक किरण के रूप में कार्य करे और वो लोग इस तकलीफ से बाहर आ सकें। इसके बाद मैं जानना चाहूँगी वो क्या सिम्टम्स रहे जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको ओसीडी है, आपको कैसे फील हुआ? वो सारे सिम्टम्स आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या सिम्टम्स होते हैं ओसीडी में, या आपके साथ वो सारे सिम्टम्स क्या क्या थे जो आपको अपने अंदर नोटिस आपने किए हैं। देखिए, नोटिस की बात नहीं है क्योंकि इसमें मैं कुछ नोटिस नहीं कर रहा था, बस मैं अपने लाइफ को बेटर करने के चक्कर में बहुत से पैटर्न्स को फॉलो करने लगा था, बहुत से कामों को करने लगा था और मुझे लग रहा था कि मैं इन कामों को अगर करूंगा तो मेरी लाइफ कुछ अच्छी हो जाएगी। तो मैं इनको नोटिस करने की बात नहीं थी क्योंकि ये मेरे दिमाग में खुद ही आते थे कि मुझे किस चीज को छू के जाना है, किसी चीज को उठाना है, किसी चीज को उठाकर स्कूल के कॉरिडोर से नीचे फेंकना है, या फिर मैं किस पेन को यूज करना है, कौन सी पेंसिल यूज करनी है, या फिर किसी चीज को कितनी बार करना है। मैं हर चीज जो थी वो इवन नंबर में करता था, लाइक 2, 4, 8, और किसी भी चीज को अगर मुझे रखना होता था तो मैं उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके ऐसे रखता था। और अगर सेटिस्फेक्शन मुझे मिलती थी तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज मैं उस काम को दोबारा से करना शुरू करता था। और ऐसा करते करते मैं 1 या 2 बार इस काम को नहीं करता था, इस कामों को मैं बार बार करता रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो वहां पर उस काम को दोबारा करना होता था। लाइक अगर मेरे पास की ये छोटा सा कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लाइक मुझे इसको कहीं पे रखना है तो मैं इसको ऐसे ही नहीं था कि जाकर आराम से उसको टेबल पे रख दिया, पर मैं उसको रखते वक्त उसको अपने हाथ से नहीं छोड़ता था और काउंट करता था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन मिली तो ठीक, अदरवाइज मैं उसको दोबारा करता था। किसी स्विच को बंद करना है तो मैं उसको 8 टाइम में बंद करता था। अगर मैं कुछ खाना खा रहा हूं तो मैं उसको कोशिश करता था कि अगर मैं 2 रोटी खाता हूं तो मैं उसको 2 की जगह पे मैं 4 रोटी खाऊं, चाहे मेरी भूख नहीं थी पर मैं जबरदस्ती उस काम को करने की कोशिश करता था।
क्योंकि मुझे वो चीज अगर मैं नहीं करता था तो एक अजीब सा मेरे मन में डर आने लगा था। यहाँ तक कि पहले मैंने अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए काम किया, पर धीरे धीरे करके मैंने उसे अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए काम किया। कैसे? मुझे लगता था कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी मदर मर जाएंगी, मेरे फादर एक्सपायर हो जाएंगे, वो बाहर जाएंगे तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो नहीं बचेंगे। ये बातें इतनी बढ़ गई कुछ सालों के अंदर कि मैंने सिर्फ अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए नहीं, पर अपने नेबर्स को बचाने के लिए भी मेरे दिल में ख्याल आते थे कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे नेबर्स मर जाएंगे, अगर मैंने ये नहीं करा तो उनकी मदर मर जाएगी, उनके फादर मर जाएंगे, वो मेरा फ्रेंड मर जाएगा। और इनको बचाने के चक्कर में मैं उन कामों को करता था जो शायद मेरा मन में नहीं होता था। और ये एक ऐसी चीज थी जो आपको कोई जज नहीं कर सकता था, क्योंकि इन कामों को मैं बहुत ही ऐसे तरीके से छुप कर करता था कि कोई मुझे ना देखे कि मैं इस चीज को काउंट करके रख रहा हूँ, या इन चीजों को मैं एक से ज्यादा बार कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी काम को करते हुए मैं उसको काउंट करते करते चल रहा हूँ। अगर मुझे चलना भी होता था तो मैं अपने कदमों को सोच समझ के रखता था कि मुझे कहाँ रखना है, ये नहीं कि नॉर्मल वे में चल रहा हूँ। ऐसा करने से मेरी कुछ सालों के बाद, अराउंड 7-8 ईयर्स के बाद, मेरे एक रिलेटिव ने इस बात को समझा कि हिमांशु नॉर्मल वॉक नहीं करता और इसको चलने में कुछ दिक्कत है और ये कुछ गिन गिन कर चलता है। और उन्होंने मेरी मदर से ये वाली बात को शेयर किया कि आप इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चा किसी से कुछ नहीं कहता पर वो उस बीमारी से होकर चलता रहता है। और मेरी मदर ने फिर उस चीज को नोटिस करना शुरू किया कई सालों के बाद, और मेरी सिस्टर को पता चल गया, मेरे फादर को पता चल गया, और इन सब ने नोटिस करना शुरू किया कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं हूँ, मैं अपनी स्टडी नॉर्मल नहीं करता, मैं कहीं आता जाता नॉर्मल नहीं हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, और इससे मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होने लगी थी। यहाँ तक कि वो लाइफ जो मेरी डिस्टर्ब थी, मेरे पेरेंट्स को इस बारे में पता चलने के बाद वो भी इस बात से परेशान थे कि अब हम इस चीज का करें तो क्या करें। इन सारे सिम्टम्स के बावजूद भी मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका फैमिली का रोल क्या था, और बेसिकली आपकी जो सोसाइटी थी, आस पड़ोस थे, आपके फ्रेंड सर्कल थे, उन सभी लोगों का क्या रिएक्शन था आपके प्रति जब उन लोगों को आपकी ये सारी सिम्टम्स दिखने लगे होंगे और आपकी आदतें के बारे में पता चलने लगा होगा, तो उन्होंने आपसे क्या बोला? बहुत समय तक तो मेरे फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इनको किसी को भी ये बात पता ही नहीं चलती थी, क्योंकि ये सब जो काम मैं करता था वो मैं किसी को पता नहीं लगने देता था कि मैं किसी एक तकलीफ से होके गुजर रहा हूँ और किसी पैटर्न्स को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे इन चीज़ों को ये लोगों के सामने आने लगी। मेरे फ्रेंड्स मेरे से दूर हो गए और उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया कि हम तेरे साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम कुछ पैटर्न फॉलो करते हो, और किसी किसी नाम से मुझको स्कूल में चिढ़ाने लगे और कहने लगे कि हिमांशु तो ऐसा करता है, हिमांशु गिन गिन के चीज़ों को करता है, वो किसी वर्ड्स को भी लिखता है तो उसको 100 बार वो टैली करता है। और मेरी फैमिली भी जो थी वो इस बात से परेशान थी और उनको भी अब इस बात से डर लगने लगा था। और रही बात मेरी सोसाइटी की, तो मेरे सोसाइटी के लोगों ने भी मुझे नोटिस करना शुरू कर दिया था कि मैं अपनी नॉर्मल एक बच्चे की एक्टिविटी होती है मैं उसमें नहीं था, पर मैं उन सब चीज़ों से किसी भी काम को करने से पहले जब मैं काउंट करता था तो लोग नोटिस करते थे कि मैं एक काम को एक से ज़्यादा बार कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और इससे मेरी स्टडी वीक हुई, इससे मेरी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, इससे मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहा, मैं बहुत ही डर में रहा, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें मेरी लाइफ पर एक प्रभाव डालती जा रही थी। और मैं किसी से बात करना पसंद करता था, ना ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ अब रहना चाहता था, मैं अलग रहता था और कोशिश करता था कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अलग रहूं, ताकि मेरी इन चीज़ों के बारे में किसी को भी ना पता चल सके। तो इस बात से मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड और मेरी सोसाइटी पर बहुत इफेक्ट पड़ा, क्योंकि उनको जब वो मुझे देखते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था।
इसका मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ओसीडी ने वो क्या प्रभाव डाले थे? मैं जानना चाहती हूँ कि वो सारी क्या चीज़ थी, वो आपका सफ़रिंग क्या थी जो आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस ओसीडी की वजह से आपने नोटिस की और आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स होने लगी थी? हाँ, ये ओसीडी की वजह से मेरी लाइफ में बहुत मुझे सफ़र करना पड़ा, क्योंकि मेरी स्टडी में मैं बहुत वीक हो गया था। और मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में गया, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और मैंने स्कूल छोड़ दिया था। अराउंड मैं 1 मंथ तक स्कूल नहीं गया। उसके बाद मुझे कुछ अच्छे लोगों की गाइडेंस मिली और मैंने उसको रीज्वाइन किया, पर मेरी स्टडी बहुत इफेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैं जो कर सकता था वो मैं नहीं कर पा रहा था। मैं अपने उन पढ़ाई को जो मैं अच्छे से कर सकता था, उस चीज़ में मैं वीक हुआ उस 9th स्टैंडर्ड तक। और मेरे फैमिली उस बात से, मेरी इन बातों से डिस्टर्ब रही, क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से में रहता था और कुछ काम करता था, तो जब मुझे कोई उस बात के लिए मना करता था तो मुझे उस बात में मैं उनको फिर कुछ उल्टा जवाब भी देता था, और मेरी लड़ाई भी अपने घर में होती थी। एंड फ्रेंड्स की बात रही तो फ्रेंड्स मेरे सच में उन दिनों में बहुत कम हो गए थे, क्योंकि मेरे पास मेरे फ्रेंड मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे, वो मेरे साथ नहीं खेलते थे, मुझे अपनी नोटबुक शेयर नहीं करते थे। यहाँ तक कि मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आके मेरी मदर को उन्होंने बोला हम इसके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि हिमांशु तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है आंटी, और ये तो पागल है। लेकिन चीज़ें बदली, और उसके बाद चीज़ें जो होनी चाहिए थी वो मेरी लाइफ में नहीं रही। मेरा चाइल्डहुड जो था वो इफेक्ट किया। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ से हटकर मैं ओसीडी की लाइफ में आ गया था, और इस डर में रहता था कि कुछ मेरे साथ गलत ना हो, कुछ मेरे पेरेंट्स के साथ गलत ना हो, कुछ मेरे आसपास के लोगों के साथ गलत ना हो। और इस गलत ना होने के डर से मैंने बहुत से उन कामों को किया जो मेरा मन नहीं था। काम को गिन गिन के करना, काम को एक से ज़्यादा बार करना, और अपनी एक अलग लाइफ में रहना, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, और मैं डिस्टर्ब रहता था। और लाइफ में बहुत, ये 10 साल मेरी लाइफ के लिए बहुत पेनफुल रहे, और जो कि मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बातें समझाना थोड़ा सा मुश्किल होती है। और मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बात को समझ पाएं कि ये ओसीडी है क्या, क्योंकि सम टाइम इन बातों को सुन के लोगों को हंसी आती है, और शायद कोई अगर इसे सुन रहा होगा तो उसको भी लग रहा होगा कि ये कैसी बातें हैं। लेकिन ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान होता है, पर उसे नहीं पता चल पाता कि वो एक बीमारी से होके गुजर रहा है, और वो रिसीव भी नहीं करना मांगता कि वो एक बीमारी से होके गुजर रहा है। क्योंकि ये एक नॉर्मल लाइफ ही होती है, बट नॉर्मल लाइफ में आप काम एक बार करते हो, पर इस लाइफ में आप काम को कई बार करते हो। नॉर्मल लाइफ में आप काम को अपनी मर्जी से करते हो, पर ओसीडी में आ जाने के बाद आप काम को अपनी मर्जी से नहीं करते। आप काम को इसलिए करते हो क्योंकि आपको डर लग रहा होता है। वो डर किसी भी चीज का हो सकता है, कि आपकी लाइफ में कुछ खराब ना हो जाए, आपकी लाइफ में कुछ चीजें गलत ना हो जाए, या फिर आपके किसी को अपने को खो जाने का डर हो सकता है, या ये हो सकता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप जिन्हें देख रहे हो उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और जब आप इन चीजों को एक डर में बिताते हो तो आपकी लाइफ में आप वैसे नहीं रहते जैसे आप रहना चाहिए। यूं तो हम किसी भी काम को बहुत आसानी से, थोड़ा सा जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की इस बीमारी में आते हो तो आप काम को, एक छोटा सा काम भी आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। और यस, मैंने सफर किया। इसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आपने अपने आप को इन ओसीडी डिसऑर्डर से कैसे अपने आप को रिकवर किया, कैसे इन सारी चीज़ से बाहर निकाला, आपने किन की हेल्प ली और अपनी लाइफ में वो क्या चेंजेस किए, और कैसे इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई कि आज आप नॉर्मल हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन हनीश्री। और रिकवर मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत जल्दी किया, क्योंकि ये 2005 की बात है, और मैं बेसिकली एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, और मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं जानता था।
मुझे नहीं पता था कि यीशु मसीह है कौन और उसने मेरी ज़िंदगी के लिए किया क्या है। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम 12 मार्च 2005 में हमारी एक प्रार्थना सभा होती है जो YMCA में होती है, और मैं वहाँ पर गया और उस प्रेयर मीटिंग को मैं अटेंड कर रहा था। तो वहाँ पर एक पास्टर थे जिन्होंने इस बात को बोला कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा रखा है और आज आपकी लाइफ में एक बीज बोया गया है और ये बीज एक दिन पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा और फिर इसमें से फल आएंगे और उस फल से आपके लाइफ में अच्छा होगा। और मैंने इस बात को रिसीव किया कि गॉड हैज समथिंग गुड फॉर मी, गॉड हैज समथिंग ग्रेट प्लान फॉर माई लाइफ, एंड आई रिसीव दैट वर्ड्स। और मैंने उस पास्टर की बात को रिसीव किया और मैं घर आया तो मेरे अंदर से एक जो डर था यहाँ पर कि सब खराब हो जाएगा, वो डर मेरी जिंदगी से खत्म हो गया। और मैंने उस चीज को बिना किसी हेजिटेशन के मैंने ये सोच लिया था, अब चाहे मेरी जिंदगी में कुछ क्यों ना हो पर मैं चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा। पर इन सब चीजों में मैंने कुछ चीजों को अपनी लाइफ में महसूस किया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जो OCD के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये तकलीफ मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी तकलीफ होती है जिसमें इंसान को नहीं पता होता कि वो इस OCD में होकर चल रहा है। उसको इस बात को समझने की जरूरत है कि मेरी अगर नॉर्मल एक्टिविटीज से मैं फर्क होकर किसी दूसरी एक्टिविटीज में जा रहा हूं तो वो मेरी जिंदगी के लिए डर है। डर बहुत सारी तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ किसी को अपनी लाइफ को खराब करने का डर हो या किसी अपने को खो जाने का डर हो, पर डर बहुत सारी तरीके का हो सकता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई डर है तो आप इस बात से समझिए कि वो डर की वजह से अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ बदल रही है तो आपकी लाइफ में ये तकलीफ है, पर आप इससे बाहर आ सकते हैं। और उससे बाहर आने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है पॉजिटिविटी। जब आप अपने यहां से पॉजिटिव हो जाते हैं, जब आप अपने दिमाग से पॉजिटिव हो जाते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ गलत नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा, गॉड ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है, वो मेरी जिंदगी में कुछ खराब नहीं होने देगा, तो हम उन सब चीजों से बाहर आने पाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिविटी। जब हम पॉजिटिविटी में चलते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू होता है। सेकेंड थिंग, प्रेयर। जब हम किसी धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मैं चर्च जाने लगा और मैंने जीसस क्राइस्ट की बातों को सुनना शुरू किया, उन पे चलना शुरू किया और यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू किया तो मेरी लाइफ बदली। जब हम परमेश्वर से किसी अच्छी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस तकलीफ से निकालने में मदद कर, तो वो निकालता है। परमेश्वर के वचन में ये वाली बात लिखी है कि अपना सारा बोझ मुझ पे डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, परमेश्वर ने मुझको और आपको बनाया है, और जब हम अपना बोझ उस पे डालते हैं तो वो हमारे ऊपर से सारा बोझ हटा देता है, सारी चिंताएं हटा देता है और हम उन सब चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं जो हमारे लाइफ को चेंज कर रही होती है। तो जब मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया और प्रार्थना करी तो मेरे माइंड से वो टेंशन्स खत्म हो गई और मैं फ्री हो गया अपने उन सारे कामों से जो मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में रहकर किया करता था। अपनी जिंदगी पर हमें सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने ये विश्वास करा है कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा रखा है तो मैं उन कामों को नहीं करूंगा जो मुझे में बुराई की तरफ ले जा रहे हैं, जो मुझे गलत काम करवा रहे हैं या मुझे किसी एक अपनी नॉर्मल लाइफ से हटकर किसी दूसरी लाइफ में लेके जा रहे हैं। तो हमारे लिए सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हमें अपने पर विश्वास रखना है कि अगर मैं इस काम को नहीं करूंगा तो मेरा गॉड मुझे ब्लेस करेगा और सब चीजों में मुझे इन प्रॉब्लम से वो निकालेगा। उसके बाद है वर्क हार्ड। हमें अपनी लाइफ में कोई भी काम करने के लिए एक बार में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, पर डिस्करेजमेंट अपनी लाइफ में नहीं आने देना चाहिए या फिर निराशा को अपनी जिंदगी में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी बात में निराश होते हैं या हताश होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें दोबारा उठना है, फिर से कोशिश करनी है कि मैं इन कामों को छोड़ सकूं। आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि मैंने उस दिन सिर्फ अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी ली जब मैं चर्च में आया, लेकिन उसके कुछ समय के बाद तक भी मेरी लाइफ में ये चीजें चलती रही।
इनसे मैं लड़ता रहा कि मुझे ये काम नहीं करने। अगर मैं नहीं करता था तो मेरा मन फिर से बेचैन होता था, मेरा मन फिर से डर में आता था। लेकिन मैंने इस बात को ठान लिया था कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अच्छा रखा है और वो मेरी जिंदगी में कुछ गलत नहीं होने देगा। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो वो मेरी जिंदगी में भलाई को करता है। उसका वचन, एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है जो लिखा है कि जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो कभी निराशा को नहीं देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। वो उनका सर कभी झुकने नहीं पाता क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। और वचन ये भी बताता है कि जो परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हैं उनकी जिंदगी में सब बातें जो कुछ उनकी जिंदगी में हो रही हैं वो भलाई को ही उत्पन्न करेंगी, उनकी जिंदगी में भला ही होगा। और परमेश्वर के वचन से जब मैंने इन बातों को पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने कुछ भलाई रखी है, मेरी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने एक अच्छी प्लानिंग रखी है, एक अच्छी योजना रखी है। और इस पॉजिटिविटी के साथ मैं आगे बढ़ता गया। अगर आप इस प्रॉब्लम से होके गुजर रहे हैं तो आपको इन कुछ पॉइंट्स को जरूर से याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज पॉजिटिविटी, सेकंड इज प्रेयर, थर्ड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फोर्थ इज वर्क हार्ड। ये 4 चीजें आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। जब आप इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी से आप बाहर आने पाएंगे। मैं इस बात को जितना मैंने शॉर्ट में आपको बताया है, ये बातें इससे कहीं अधिक बढ़कर थी। आप सोच के देखिए कि आप अगर किसी भी काम को कर रहे हैं उसको 1 से ज्यादा बार कर रहे हैं। अगर आपने शर्ट वेयर करनी है तो सिंगल टाइम में नहीं पहनेंगे, आप उसको 7 बार उतारेंगे, 8 बार उतारेंगे और उसके बाद उसको पहनेंगे। सोच के देखिए, आपको कहीं जाना है तो आप आधे रास्ते तक चले गए और आपका मन आपको फिर से कह रहा है कि नहीं, पीछे जो तूने वॉल टच करके आनी थी वो नहीं टच करी है, उसे दोबारा से टच करो। तो आप उस चीज को वापस पीछे आएंगे। आपका समय खराब हुआ, आपका जहां जाना था वहां आप लेट हो गए और वापस उस चीज को छू कर आप जा रहे हैं। ये चीजें जितनी सुनने में आसान लग रही हैं उतनी है नहीं। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में अगर आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस बीमारियों से होकर गुजर रहे होते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता और उनकी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि उनके फैमिली रिलेशंस खराब हो जाते हैं, उनके लव रिलेशंस खराब हो जाते हैं, उनकी चीजें खराब हो जाती हैं और वो अगर छोटे बच्चे हैं तो स्टडी खराब हो जाती है। पर उन्हें यही नहीं पता चल पाता कि वो किस तकलीफ से होके गुजर रहे हैं। देखिए, अगर हमारी लाइफ में हमें चोट लगती है तो हम उसको दवाई लगाकर या उसको मेडिसिन देकर हम उसको ठीक कर लेते हैं। पर ये एक ऐसी तकलीफ है जिसमें इंसान होकर तो गुजर रहा होता है पर उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं किस बीमारी से होकर गुजर रहा हूं। पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके साथ आपकी नॉर्मल रूटीन से हटकर आप कोई और काम कर रहे हैं और वो डर में कर रहे हैं तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के एक सिम्टम्स हो सकते हैं। आप इस चीज को समझिए और इससे बाहर आना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया कि पॉजिटिविटी, प्रेयर, सेल्फ कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क और उस गॉड पर भरोसा रखिए कि उस गॉड ने अगर आपको बनाया है, उस यीशु मसीह ने अगर आपको बनाया है तो वो आपकी जिंदगी में कुछ गलत नहीं करेगा। आई होप कि मेरी ये स्टोरी से आपको आशीष मिली होगी और आप इस स्टोरी को, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो जिसके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, जिसको आप एक नॉर्मल एक्टिविटीज में नहीं देखते, तो उससे जरूर शेयर करिएगा। मुझे लगता है कि अगर मेरा परमेश्वर इन सब चीजों से मुझे निकाल सकता है तो आपको या आपके किसी अजीज को भी इस तकलीफ से निकाल सकता है। ऑल प्रेज टू जीसस। थैंक यू। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने बताया कि आपको म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए गीत गाएं जो आपको पसंद हो, आपका फेवरेट हो। आप वो गीत हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम भी सुनना चाहेंगे कि आपके अंदर वो क्या टैलेंट है आया है जिसकी वजह से आपने मतलब अपनी लाइफ में इतनी ग्रो करी और कैसे कैसे की है। तो आप एक गीत सुना दीजिए। अगेन थैंक्स टू हनीश्री कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी लाइफ टेस्टमनी को इस आशा की किरण पेज पर शेयर कर सकूं।
और यहाँ पर इस बात को रखने का सिर्फ एकमात्र मकसद ये है कि उस परमेश्वर की महिमा हो जिसने मुझे इन तकलीफों से निकाला, और मैं किसी उस इंसान को जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की इस प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा है, वो इन बातों को सुनकर वो भी बाहर आ सके। एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि 2009 में मैं एक ट्रेनिंग में था और मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड थे अर्पण। मैंने उनको देखा कि वो कुछ ऐसी ही हरकत करते हैं जो मैं कभी किया करता था। मैंने उनसे बहुत मुश्किलों के बाद इस बात को जाना कि क्या सच में आपके साथ ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बहुत मुश्किलों के साथ और बहुत डर के साथ इस बात को बताया कि यस, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे डर लगता है। उन्होंने मुझसे अपनी पूरी उन बातों को शेयर किया जो उनके साथ चल रही थी, और मैंने भी अपनी उन बातों को उनसे शेयर किया जो मेरे साथ हुआ करती थी। और मैंने उनको बताया कि देखो, परमेश्वर ने मुझे अगर छुड़ाया है तो तुम्हें भी छुड़ाएगा। और मैंने उससे ये बातों को शेयर किया। उसने उस बात से वो ब्लेस्ड हुआ और उसने ये वाली बात को सोचा कि अब मैं उन कामों को नहीं करूंगा। एंड आई थैंक द लॉर्ड कि अब वो बिल्कुल ठीक है। वी आर स्टिल फ्रेंड और हमारी बात होती है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, परमेश्वर का शुक्र करता हूँ कि जिसने मुझको उस तकलीफ से निकाला, मेरे उस फ्रेंड को निकाला, और सिर्फ हमको नहीं पर ऐसे बहुतों को निकाला है। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हैं तो परमेश्वर आपको भी इन तकलीफों से निकाल सकता है। एक गीत आपके साथ मैं बांटना चाहूंगा या शेयर करना चाहूंगा। ये गीत मेरी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और महज ये गीत नहीं है, पर ये गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि जब मैं इन तकलीफों में था तो मैं बहुत डिस्टर्ब था। मैं बहुत परेशानी से होकर मैं गुजरा और 10 साल लगे मुझे इन सब चीजों से बाहर आने में। और आई बिलीव कि उस खुदा ने मुझे निकालना है, और अगर कोई और भी है तो वो उसको भी तकलीफों से निकालेगा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि माई लाइफ इज नॉट माई, बट ये जिंदगी खुदा की महिमा का कारण है। आशा करता हूँ कि ये इस पेज के माध्यम से जो मौका मिला है ये आपकी लाइफ के लिए एक अच्छा एक एग्जाम्पल बनने पाएगा, और ये गीत भी आपके लिए बरकत का होने पाएगा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रही अब सदा। जिंदगी तेरी महिमा गाती रही अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं ऐ खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रही अब सदा। जब से है छुआ तूने मुझे, नई सांस जैसे फिर से आ गई। से है थामा हाथ मेरा, बदराए जैसे फिर से खो गई। तू ही प्रभु
जिंदगी यही रही माँ आती रही अक्सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हिमांशु हमारे लिए ये गीत हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं उम्मीद रखूँगी कि आपकी आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी बीते, और बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे शो में आए और अपनी कहानी अपने लफ्ज़ों में सुनाई हमें। और उम्मीद है हमारे दर्शकों को जो अब तक हमारे साथ जुड़े रहे और जिन्होंने सारा प्रोग्राम देखा, और आपको बहुत सारा आइडिया लगा होगा कि एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो कितनी डिफरेंट होती है, पर कि जब किसी के साथ ये चीज़ सारी सफरिंग हो रही होती है तो उसकी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है। उसका शायद से पेन हमारे पेन से काफ़ी अलग रहता है। हम तो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, बट उसके बावजूद भी उसके विचार जो उसको उलझाते हैं, जो उसको नहीं कंट्रोल कर पाता इंसान, वो संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये सारी चीज़ें हमें हिमांशु आनंद से पता चली, और इसके साथ साथ एक पॉजिटिव मैसेज भी मिला कि हम चाहे वो OCD हो या फिर कोई और मेंटल डिसऑर्डर है, हम उससे रिकवर हो सकते हैं अगर हमारे अंदर वो दिल है कि अगर हम ठीक होना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं चीज़ें बेटर हो, अगर हम सपोर्ट करते हैं या फिर सोसाइटी हमें सपोर्ट करती है, तो यकीन मानिए हम लोग या फिर जो भी OCD से ग्रसित है या फिर और भी कोई मेंटल डिसऑर्डर से, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, वो अपनी स्थिति को, वो अपने विचारों को, वो अपने आप को चेंज कर सकता है। ज़रूरत ये है कि आप अपनी बातें अपने तक ना रखें, पर किसी से शेयर करें, बहुत ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों के साथ मैं एक बार फिर से हिमांशु आपका शुक्रिया करती हूँ, और आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितने लोग अब तक मेरे साथ बने रहे, ये प्रोग्राम देखा। उम्मीद है आपकी लाइफ में भी ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कुछ तो अंतर आया होगा। और अगर आप किसी परेशानी से, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, इमोशनली हो या बिहेवियर में हो, आप अगर सोचते हैं कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आशा किरण से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट्स में, इस फेसबुक पेज पे मिलेगी, और आप हमसे बात कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। और हमें खुशी होगी अगर हमारी ये बात, अगर हम इस वीडियो के माध्यम से किसी एक की भी मदद कर पाए। तो आप आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।